ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसकी 20 साल पुरानी एक गलती आज उसके सामने कयामत बनकर खड़ी है, जिसकी वजह से आज वो इस बर्फीले सुनसान इलाके में अकेला फंस चुका है और हर बीतते पल के साथ मौत उसके और करीब आती जा रही है। इस जानलेवा ठंडे और सुनसान इलाके में जिंदा रहने के लिए वह कांपते हुए गोलियों के अंदर भरे बारूद से आग जलाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह पहली गोली खोलता है उसे पता चलता है कि अंदर का बारूद पूरी तरह पानी में भीग चुका है। हार मानने वाला वो था नहीं, उसने तुरंत दूसरी गोली निकाली। ठंड से सुन्न हो चुके हाथों से बड़ी मुश्किल से वह गोली का सिरा अलग करता है। किस्मत से दूसरी गोली का बारूद अभी काम का था। वह पास पड़ी पतली पतली टहनियां तोड़ता है और उन्हें सावधानी से बारूद के ऊपर जमाता है। फिर वह अपनी खंजर से गोली के प्राइमर पर वार करता है। चिंगारी निकलती है और बारूद जल उठता है, लेकिन -300 डिग्री की ठंड ने उसके हाथों की सारी जान निकाल दी थी। उंगलियां जैसे पत्थर बन चुकी थी। वह खुद को बार बार समझाता है कि घबराना नहीं है। इस खतरनाक मौसम में और ऊपर से पीछा कर रहे दुश्मनों के बीच यह छोटी सी आग ही उसकी जिंदगी की आखिरी उम्मीद थी। वह आग में और लकड़ियां डालता है, आग को तेज करता है, अपनी शर्ट उतार देता है। शरीर में हो रही हाइपोथर्मिया की हालत थोड़ी संभलती है। वह एक घूंट शराब पीता है ताकि दर्द कुछ सुन्न हो जाए। फिर वही शराब बंदूक की नली में डाल देता है। अगर उसे जिंदा रहना है तो हाथ में फंसी गोली निकालनी ही होगी। जैसे ही वह कोशिश करता है, तेज दर्द से उसकी सांसें अटक जाती हैं, मगर वह रुकता नहीं। वह मुंह में चमड़े का टुकड़ा दबा लेता है और खंजर उठा लेता है। जिंदा रहने के लिए उसे खुद पर ही बेरहमी दिखानी पड़ती है। दर्द इतना भयानक होता है कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन आखिरकार गोली बाहर निकल आती है। संक्रमण से बचने के लिए वह खंजर को आग में तपाता है और बिना एक पल सोचे उसे सीधे जख्म पर दबा देता है। जलती हुई त्वचा से बदबू उठती है, ऐसा दर्द जैसे हड्डियों तक उतर गया हो। यह आदमी आम इंसानों से कहीं ज्यादा दर्द सहने की ताकत रखता था। जख्म संभालने के बाद उसका शरीर जवाब देने लगता है। जिड को खुद भी यकीन नहीं होता कि कैसे वह आज सिर्फ इस बर्फीले पहाड़ में अपनी मशीन चार्ज करने आया था और अचानक उस पर कुछ इनामी शिकारी हमला कर देंगे। उसकी बाईं बांह में गोली लग चुकी थी। जान बचाने के लिए उसे अपना घोड़ा और बंदूक वहीं छोड़नी पड़ी और वह भाग खड़ा हुआ। इसी दौरान वह फिसलता हुआ पहाड़ से नीचे लुढ़कता चला गया, लेकिन पीछे लगे लोग उसे छोड़ने के मूड में नहीं थे। उनकी बातचीत से उसे पता चलता है कि इस गिरोह का सरगना कर्व नाम का आदमी है। उसी ने पैसे देकर 4 इनामी शिकारी जिड को मारने के लिए बुलाए थे, मगर कर्व उसे जल्दी मारना नहीं चाहता था। वह जानबूझकर जिड को तड़पाना चाहता था। वह बाकी लोगों के साथ जिड के खून और पैरों के निशान देखते हुए उसका पीछा करता रहता है। जिड किसी तरह पीछा झटकने के लिए एक नदी पार करने की सोचता है। वह बीच में गिरे एक मोटे पेड़ के तने को पुल की तरह इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन एक हाथ पहले से घायल था और ऊपर से तना पूरी तरह फिसलन भरा। संतुलन बिगड़ते ही वह सीधे तेज बहती नदी में गिर पड़ता है। चाहे उसे तैरना कितना भी आता हो, इस हालात में नदी में गिरना लगभग मौत को बुलावा देना था। वह काफी देर तक उफनते पानी में जूझता रहा, तब कहीं जाकर किनारे निकल पाया। इस वक्त उसकी हालत पूरी तरह टूट चुकी थी। शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं बची थी, फिर भी वह एक पल भी रुकने की हिम्मत नहीं करता। किनारे आते ही वह तुरंत आग जलाता है और अपने जख्म का इलाज करता है। जब उसकी आंख खुलती है तो देखता है कि आग बुझ चुकी है। शरीर थोड़ा संभल चुका था। तभी उसे झटका लगता है कि वह अब भी शिकार बना हुआ है। वह जल्दी जल्दी अपने कपड़े उठाता है और वहां से निकल पड़ता है। जैसा उसने सोचा था, कर्व और उसके लोग फिर से उसके पैरों के निशानों तक पहुंच चुके थे, लेकिन इस बार जिड वापस उसी जगह लौट आता है। उसे समझ आ गया था कि पैदल भागकर वह घोड़े पर सवार लोगों से नहीं बच सकता, इसलिए वह चालाकी करता है। वह एक दिशा में कुछ दूर तक पैदल चलता है, फिर दूसरी दिशा में दौड़ लगाता है। आग के पास जमीन पर उसके पैरों के 2 अलग अलग रास्तों के निशान बन जाते हैं। इसके बाद वह तीसरे रास्ते से निकल जाता है और इस बार पत्तों से अपने निशान ढक देता है। फिर भी उसे चैन नहीं पड़ता। पास खड़े एक बड़े पेड़ को देखकर उसके दिमाग में एक और प्लान आ जाता है। कुछ ही देर में इनामी शिकारी वहां पहुंच जाते हैं। उन्हें जमीन पर 2 अलग अलग पैरों के निशान दिखते हैं। कर्व तुरंत समझ जाता है कि यह जिड की चाल है। वह अपने लोगों को 3 टीमों में बांट देता है, हर आदमी एक रास्ते पर। 5वां आदमी वहीं रुककर इंतजार करता है। कर्व को पूरा यकीन था कि घायल जिड ज्यादा दूर नहीं जा सकता। वह उसे जिंदा रहने का कोई मौका नहीं देना चाहता था। तीनों अलग अलग दिशाओं में बढ़ जाते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में कर्व को एहसास हो जाता है कि जिस रास्ते का वह पीछा कर रहा था वह सिर्फ एक धोखा था। वह तुरंत पलटता है। दूसरी तरफ गया आदमी भी वही बात समझ जाता है। तीसरा शिकारी एक समझदार सा दिखने वाला बड़ी दाढ़ी वाला आदमी था। वह भी कुछ दूर जाने के बाद निशान खो बैठता है। वह सावधानी से अपनी बंदूक निकालता है और चारों तरफ देखने लगता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिड ठीक उसके ऊपर उसी घने पेड़ की डालियों में छिपा बैठा है। दाढ़ी वाले को शक होता है। वह जमीन पर बिखरे खून के धब्बे देखता है जो एक जैसे नहीं थे। उसे गिरे हुए पेड़ की छाल के टुकड़े भी दिखते हैं। वह तुरंत ऊपर की ओर देखता है। किस्मत से जिड की छिपने की जगह काफी सुरक्षित थी, इसलिए वह उसे देख नहीं पाता, लेकिन जिड के बाएं हाथ से खून लगातार टपक रहा था जो बर्फ पर साफ दिख रहा था। दाढ़ी वाला फिर से ऊपर देखता है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है।
जिड पेड़ से नीचे उतरना चाहता है, लेकिन जमे हुए शरीर की वजह से संतुलन बिगड़ जाता है और वह नीचे गिर पड़ता है। हैरानी की बात यह थी कि दाढ़ी वाला ज्यादा घायल नहीं होता। जिड उसकी बंदूक छीन लेता है और उसके कपड़े भी उतार लेता है। हथियार और कपड़े मिल जाने के बाद भी उसे पता था कि भागते रहने के लिए ताकत चाहिए। वह खंजर से दाढ़ी वाले का पेट चीर देता है और अपने सुन्न हाथों को उसके अंदर डाल देता है ताकि गर्मी मिल सके। बाकी बचे इनामी शिकारी दिल से ही कुछ गलत होने का अंदाजा लगा लेते हैं। ज्यादा देर नहीं लगती और वे पैरों के निशान पकड़ते हुए उस जगह पहुंच जाते हैं जहां दाढ़ी वाला पड़ा होता है। उनका साथी अब एक ठंडी बेजान लाश बन चुका था। लाश अपने आप में उतनी डरावनी नहीं थी, लेकिन जिस तरह उसे मारा गया था वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। साफ दिख रहा था कि जिसे वे लोग शिकार समझ रहे थे उसी ने पलटकर उसे मारा था और उसके बाद अपने आप को गर्म रखने के लिए उसका पेट चीर दिया गया था। यह देखकर उनमें से एक जवान लड़का डर से कांपने लगता है, मगर पैसों के लालच में वे अब भी पीछे हटने को तैयार नहीं होते। इस बार सभी लोग घोड़ों पर सवार हो जाते हैं। आगे का पीछा और भी सावधानी से किया जाने वाला था। जिड को नहीं पता कि वह कितनी देर से भाग रहा है, लेकिन किसी तरह वह उस बर्फीले पहाड़ से बाहर निकल आता है। पहाड़ के नीचे उसे इंसानों के रहने के निशान दिखते हैं। वहाँ एक घर था और पास ही एक बूढ़ा घोड़ा भी बंधा हुआ था। ये देखकर जिड की आंखों में उम्मीद जगती है। वह जल्दी से बाहर रखी काठी उठाकर घोड़ा चुराने ही वाला होता है कि तभी उसे बंदूक में गोली चढ़ने की आवाज सुनाई देती है। पीछे मुड़कर देखता है तो घर की लड़की उस पर बंदूक ताने खड़ी थी। वह जिड से पूछती है कि वह घोड़ा क्यों चुरा रहा है। जिड समझ जाता है कि आज शायद यहाँ से जिंदा निकलना मुमकिन नहीं है। उसका सारा हौसला टूट जाता है और वह घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाता है। लेकिन लड़की उसकी हालत देख लेती है। उसके शरीर पर लगी गोली का जख्म उसे साफ दिख जाता है। उसकी आंखों में दया आ जाती है। वह तुरंत बंदूक नीचे रखती है और घर के अंदर से अपने छोटे भाई को बुलाती है। दोनों बच्चे किसी तरह जिड को सहारा देकर गर्म घर के अंदर ले आते हैं और उसके जख्मों पर फिर से पट्टी बांधते हैं। लेकिन जब जिड बेहोश होता है तो लड़का चुपके से उसके बैग से सामान चुराने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद दोनों बच्चों का पिता शिकार से वापस लौटता है। जैसे ही उसकी नजर जिड के गोली लगे जख्म पर पड़ती है, वह उसे एक खतरनाक आदमी मान लेता है। लड़की बताती है कि यह आदमी घोड़ा चुराने आया था। उस जमाने में यानी 1868 में घोड़ा सबसे जरूरी साधन होता था। यहाँ से नजदीकी कस्बे तक पैदल पहुँचने में कम से कम 6 दिन लगते थे, इसलिए घोड़ा इस परिवार के लिए बेहद कीमती था। जिड जल्दी से सफाई देता है कि वह चोरी नहीं करना चाहता, बल्कि 2 गुने पैसे देकर घोड़ा खरीदना चाहता है। ये कहते हुए वह अपने बैग से 2 सोने की डलियां निकालता है। सोना देखकर घर का मालिक मान जाता है। पूरी तरह ठीक न होने के बावजूद जिड उस रात वहीं रुकता है। जिड जानता था कि ज्यादा देर रुकना इस परिवार के लिए खतरा बन सकता है, इसलिए अगली सुबह अंधेरा रहते ही वह चुपचाप घर से निकल जाता है ताकि किसी की नींद न टूटे। वह बूढ़े घोड़े पर चढ़ता है और अकेला आगे बढ़ जाता है। कुछ ही देर बाद कर्व वाकई अपने लोगों के साथ वहां पहुंच जाता है। वे उस परिवार से पूछताछ करते हैं कि जिड किधर गया और क्या उन्होंने उसकी मदद की थी। तलाशी के दौरान उन्हें घर में पड़े सोने के टुकड़े मिल जाते हैं। साफ था कि ये सोना इस परिवार का नहीं हो सकता। कर्व गुस्से में घर के मालिक को सबक सिखाने ही वाला होता है कि तभी उसके साथ आए एक इनामी शिकारी की नजर लड़की पर पड़ती है और वह उसके साथ बदसलूकी करने की कोशिश करता है। कर्व तुरंत उसे रोक देता है। वह लड़की को ध्यान से देखता है। उसकी आंखों में जरा भी हवस नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी हमदर्दी थी। उसका रवैया थोड़ा नरम पड़ जाता है। कर्व दोनों बच्चों की बात पर भरोसा कर लेता है। वह इस परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाता। वह साफ कह देता है कि उसे बस सोना चाहिए और कुछ नहीं। वह बार बार यही दोहराता है कि उसे सिर्फ सोना चाहिए। जाते वक्त वह मरे हुए दाढ़ी वाले का घोड़ा भी उस परिवार को दे देता है। इससे साफ था कि कर्व उतना बुरा नहीं था जितना वह दिखता था, लेकिन जिड के मामले में वह बिल्कुल अलग था। काफी दूर निकल जाने के बाद जिड को पहली बार थोड़ा चैन मिलता है। वह लड़की के घर से लाया हुआ खाना खाते हुए आगे बढ़ रहा होता है। तभी उसे अपने पैसों की थैली कुछ हल्की लगती है। शक होने पर वह उसे खोलकर देखता है और उसके होश उड़ जाते हैं। अंदर रखा सारा सोना बदल दिया गया था। जिड को समझने में देर नहीं लगती कि यह हरकत उस छोटे लड़के की ही थी। वह मन ही मन सोचता है कि अब वापस जाकर कुछ कहना बेकार है। इतने खतरे में पड़कर दोबारा लौटना अक्लमंदी नहीं होती। जिड को लगता है कि अब वह पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन हकीकत कुछ और ही होती है। कुछ किलोमीटर दूर कर्व और उसके लोग पूरी रफ्तार से उसी दिशा में बढ़ रहे होते हैं। जिड घबराता नहीं। वह जानबूझकर जमीन पर एक बड़ा सा अलाव जलाता है और उसमें हरे चीड़ के पत्ते डाल देता है, जिससे आसमान में गाढ़ा धुआं उठने लगता है। दूर से धुएं का गुब्बार देखकर कर्व और उसके लोग समझ जाते हैं कि जिड यहीं कहीं है और वे और तेजी से वहां पहुंचने लगते हैं। जिड उस दाढ़ी वाले से छीनी गई बंदूक लेकर पहाड़ी ढलान पर छिप जाता है और सही मौके का इंतजार करने लगता है। जब कर्व और उसके लोग आग वाली जगह पहुंचते हैं तो उन्हें जिड कहीं दिखाई नहीं देता। दाढ़ी वाले की मौत से सबक ले चुके ये लोग अब बेहद सतर्क थे। वे अलग अलग नहीं बढ़ते,
बल्कि एक दूसरे के पास रहते हैं। आसपास की हर जगह, यहाँ तक कि सिर के ऊपर भी लगातार नजर रखते हैं। जिड चाहता था कि वह एक एक करके उन्हें गिराए, लेकिन उन्हें इस तरह सावधान देखकर उसे कोई मौका नहीं मिलता। धीरे धीरे शाम ढल जाती है और अंधेरा फैलने लगता है। दोनों पक्ष एक दूसरे को ताकते हुए वहीं फंसे रहते हैं। जिड हमला करने की हिम्मत नहीं कर पाता, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने एक को भी मार दिया तो बाकी 3 उसे आसानी से खत्म कर देंगे। दूरी और अंधेरे की वजह से देखने में दिक्कत होने लगती है। तभी जिड को कुछ अजीब लगता है। उसे दिखता है कि 4 इनामी शिकारियों में से एक गायब है। खतरे को भांपते हुए वह वहां से निकलने की सोचता है, लेकिन उससे पहले ही कर्व उसके पीछे आ खड़ा होता है। कर्व उसे बंदूक फेंकने को कहता है। कर्व की एक बात सुनते ही जिड को अचानक सब याद आ जाता है, अपनी असली पहचान और वो वजह जिसके लिए कर्व उसे मारना चाहता था। अब जिड को समझ में आ जाता है कि यह पीछा क्यों किया जा रहा है। कर्व सीटी बजाकर अपने साथियों को बुलाने ही वाला होता है। तभी जिड मौका देखकर भाग खड़ा होता है। गुस्से में कर्व बंदूक उठाकर गोली चला देता है। ये गोली जानबूझकर चूकी थी या गलती से, ये साफ नहीं था। गोली जिड को नहीं लगती और कर्व भी उसका पीछा नहीं करता। अगले दिन जिड एक शिकारी द्वारा लगाए गए जाल के पास पहुंचता है। वहां एक बड़ा काला भालू फंसकर मर चुका था। जिड जाल से रस्सी काटता है और उस भारी भरकम जाल को अपने साथ ले लेता है, ताकि आगे चलकर वह इसे किसी नए जाल की तरह इस्तेमाल कर सके। उधर कर्व और उसके लोग पूरी रात आराम करने के बाद फिर से पीछा शुरू करते हैं। कर्व उन्हें आसपास सतर्क रहने की हिदायत देता है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिड को एक नया खतरनाक हथियार मिल चुका है। थोड़ी ही देर में एक जवान इनामी शिकारी उस बड़े जाल में फंस जाता है। जाल जानलेवा तो नहीं था, लेकिन उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि वह आगे चलने लायक नहीं रहता। टीम की रफ्तार वहीं थम जाती है। कर्व बिना कोई भावना दिखाए ठंडे दिमाग से फैसला लेता है, वह आदमी अपना घोड़ा छोड़ दे। यह फैसला बेरहम था, लेकिन बाकी 2 लोगों को इसमें कोई गलती नहीं दिखती। 5 लोग मिलकर एक घायल आदमी का शिकार करने निकले थे और अब उनमें से 2 खुद मारे जा चुके थे। बचे हुए 2 मन ही मन इस काम से बाहर निकलने का बहाना ढूंढने लगते हैं, लेकिन असल में वे बस ज्यादा पैसे ऐंठना चाहते थे। दोनों बचे इनामी शिकारी अब साफ तौर पर पीछे हटना चाहते थे, लेकिन सीधे मना करने की हिम्मत उनमें नहीं थी। वे कहते हैं कि अब सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त बचा है और हालात उम्मीद से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। 2 लोग मारे जा चुके हैं और यह बात उन्हें अब भी हैरान कर रही थी। वे इस पूरे मिशन को एक तरह का संकेत मानने की बात करते हैं और चाहते हैं कि इसे यहीं खत्म कर दिया जाए। उनका असली मकसद बस यह था कि पैसे की नई शर्तें रखी जाएं। वे चाहते थे कि आगे का काम अलग अलग किया जाए ताकि हर कोई अपना फायदा देख सके। कर्व उनकी लालच भरी बातों पर ज्यादा बहस नहीं करता। वह जानता था कि ये लोग डर भी रहे हैं और मौके का फायदा भी उठाना चाहते हैं। बिना ज्यादा कुछ कहे वह पीछा जारी रखने का फैसला करता है। बर्फीला इलाका पीछे छूट चुका था और अब पीछा करना और भी मुश्किल हो गया था। जिड पैदल चल रहा था, जबकि कर्व और उसके 2 आदमी घोड़ों पर थे। यह पीछा नेवादा से शुरू होकर सीमा पार करते हुए न्यू मैक्सिको तक पहुंच जाता है। रास्ते में जिड की मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से होती है जिन्होंने अभी अभी एक बैंक लूटा था। ऐसे लोगों से टकराना इस बात का संकेत था कि अब कोई कस्बा ज्यादा दूर नहीं है। जिड किसी झंझट में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए उनसे उलझने से बचता है। उन लुटेरों में से 2 को जिड की चाल ढाल देखकर समझ आ जाता है कि यह आदमी कमजोर नहीं है, इसलिए वे उसे छेड़ते नहीं है। लेकिन तीसरा आदमी, जो बेवजह हंसी मजाक कर रहा था, जिड को हल्के में ले लेता है। वह कहता है कि जिड उसके रास्ते का राज खोल सकता है, इसलिए उसे मार देना चाहिए। असल में वह बस किसी को मारकर अपनी बेरहमी साबित करना चाहता था। कुछ लोग बिना वजह ही अपनी मौत बुला लेते हैं। उस आदमी के साथ भी यही होता है। वह न सिर्फ अपनी जान गंवाता है, बल्कि अपना सामान और घोड़ा भी छोड़ जाता है। जिड वहां से निकल चुका होता है और कुछ ही देर बाद कर्व और उसके साथी उस जगह पहुंचते हैं। जमीन पर पड़ी लाश देखकर उनमें से एक आदमी जेब से इनामी पोस्टर निकालता है। उसे पता चलता है कि मरा हुआ आदमी खुद एक वांछित अपराधी था। उसे जिंदा या मरा पकड़ने पर $250 मिलते थे, जो कर्व की पेशकश से कहीं ज्यादा था। अब वह आदमी तुरंत फैसला कर लेता है कि वह यहीं से अलग हो जाएगा। बिना किसी जोखिम के वह लाश को लेकर इनाम वसूलना चाहता था। दूसरा आदमी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह साफ कह देता है कि यह मौका छोड़ना बेवकूफी होगी। कर्व भी जबरदस्ती नहीं करता। हर इंसान को अपनी राह चुनने का हक होता है, लेकिन कर्व यह जरूर तय करता है कि पैसे का बंटवारा उसी के हिसाब से होगा। उसकी यह बात दूसरे आदमी को अंदर ही अंदर जला देती है, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाता। जिड अब लुटेरे के घोड़े पर सवार होकर दिन रात भागता रहता है। काफी समय बाद वह एक निर्माण स्थल पर पहुंचता है, जहां रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। वह घोड़े को छिपाकर मजदूरों के बीच घुस जाता है ताकि कुछ खाने पीने का इंतजाम कर सके, लेकिन साइट का मुखिया घोड़े को देख लेता है। घोड़े की पीठ पर लगे निशान से वह पहचान लेता है कि यह घोड़ा कहाँ का है। वह जिड को चोर समझ लेता है। उस दौर में घोड़ा चोरी करना बहुत बड़ा जुर्म था और ऐसा आदमी पकड़ने पर $200 का इनाम मिलता था। जिड को वहीं पकड़ लिया जाता है। कुछ ही देर बाद कर्व और उसका आखिरी साथी भी उसी निर्माण स्थल पर पहुंचते हैं। वे मुखिया से पूछते हैं कि क्या उसने किसी अजनबी को घोड़े पर आते जाते देखा है। मुखिया जानबूझकर रूखा व्यवहार करता है और कहता है कि उसने किसी को नहीं देखा।
एक टेंट के अंदर जिड को बांधकर निगरानी में रखा जाता है। पहरा देने वाला आदमी जिड का सामान टटोलने लगता है। जिड उसे ऐसे चिढ़ाता है जैसे कोई कुत्ते से खेल रहा हो। खुद को अपमानित महसूस कर वह पहरेदार जिड को सबक सिखाने जाता है, लेकिन 2 ही चाल में जिड उसे बेहोश कर देता है। इसी दौरान कर्व जिड के निशान ढूंढ रहा होता है। वह मुखिया की बात पर भरोसा नहीं करता। उधर जिड टेंट से निकलकर वही घोड़ा फिर से चुरा लेता है और तेजी से भाग जाता है। कर्व काफी देर तक खोजता रहता है, लेकिन जब उसे कोई नहीं मिलता तो वह भी वहां से निकल जाता है। रास्ते में कर्व और उसका साथी कुछ अजीब से लोगों से टकराते हैं जो खुद को जानवरों की रक्षा करने वाला संगठन बताते हैं। ये लोग बेहद सीधे साधे होते हैं। वे दोनों को पानी और खाना देते हैं और रात भर आराम करने देते हैं। अगली सुबह जब कर्व आगे बढ़ने लगता है तो उसे एहसास होता है कि उसकी बंदूक से सारी गोलियां गायब हैं। सिर्फ एक गोली बची थी जो उसने खुद के लिए अलग रखी थी। ये वही अक्ल से पैदल लोग थे जो हथियारों से डरते थे और सारी गोलियां निकाल ले गए थे। इसके बावजूद कर्व पीछा छोड़ने को तैयार नहीं होता। इधर लगातार भागते रहने की वजह से जिड का बूढ़ा घोड़ा जवाब दे देता है। उसकी एक टांग टूट जाती है। कई दिनों से पानी और खाने की कमी ने जिड को भी तोड़ दिया था। वह जमीन पर गिर पड़ता है। वह कुछ सेकंड घोड़े के लिए मन ही मन अफसोस करता है, लेकिन तभी दूर उसे धुएं का गुब्बार दिखता है। उसे समझ आ जाता है कि कर्व अब भी पीछे लगा हुआ है। अब भागना नामुमकिन था। उसके पास आखिरी रास्ता बचता है। वह अपने खंजर से बूढ़े घोड़े की जिंदगी खत्म कर देता है ताकि उसका दर्द खत्म हो जाए, लेकिन वह यहीं नहीं रुकता। वह घोड़े के पेट को चीरकर उसके अंदर छिप जाता है ताकि आखिरी बार घात लगा सके। कुछ देर बाद कर्व और उसका साथी वहां पहुंचते हैं। जमीन पर पड़े घोड़े की लाश और बिखरे हुए अंदरूनी अंग देखकर वे सोचते हैं कि किसी जंगली जानवर ने हमला किया होगा। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि जिड उसी घोड़े के पेट के अंदर छिपा हुआ है। अचानक जिड हमला करता है। दोनों इस वार से पूरी तरह चौंक जाते हैं। जिड कर्व को बंदूक फेंकने के लिए कहता है, लेकिन कर्व अलग ही मिट्टी का बना हुआ था। वह जिड को तुरंत मारना नहीं चाहता था। वह 3 साल से उसे ढूंढ रहा था। कुछ पल और सही। कर्व और जिड की दुश्मनी की जड़ें 1865 के गृह युद्ध तक जाती हैं। कर्व कभी दक्षिणी सेना का एक जनरल था, लेकिन युद्ध में उत्तर की जीत हुई और दक्षिण हार गया। कर्व की ताकत और रुतबा सब छिन गया। वहीं जिड विजेता पक्ष का एक कप्तान था। उसे आदेश मिला था कि वह कर्व को गिरफ्तार करे, लेकिन उसके कुछ सैनिकों ने हद पार कर दी। उन्होंने कर्व का घर जला दिया। उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे उसी आग में मर गए। हालात जिड के हाथ से निकल चुके थे। उसी दिन दोनों के बीच खून की दुश्मनी पैदा हो गई। सच यह था कि जिड खुद को सालों से इस बात के लिए दोषी मानता आया था। उसे बार बार डरावने सपने आते थे और कर्व इन 3 सालों में बस एक ही मकसद से जी रहा था, बदला। जिड कर्व को मार सकता था, लेकिन वह ऐसा नहीं करता, क्योंकि जिस आग में कर्व का परिवार जला था उसकी वजह कहीं न कहीं वही था। जिड जाते जाते उसे पानी की एक कुप्पी दे देता है ताकि वह रेगिस्तान में तड़प कर न मरे। लेकिन नफरत इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। कर्व उसी पानी के सहारे फिर से उसका पीछा करता है। रास्ते में वह एक छोटे से तालाब पर पहुंचता है, लेकिन वहां पहले से एक आदमी मौजूद होता है। वह पानी के बदले एक घोड़ा मांगता है। कर्व सौदा मान लेता है। कुछ देर बाद जिड भी उसी सूखी नदी के पास पहुंचता है। तेज धूप में वह बेहोश होने वाला होता है। तभी एक घुमंतु व्यापारी वहां आता है। जिड देखता है कि कर्व भी पास आ रहा है। उसके पास बंदूक तो थी, लेकिन गोली नहीं। वह व्यापारी से सौदा करता है, एक घोड़ा बदले में एक गोली। उधर कर्व भी घोड़े से गिर पड़ता है, लेकिन किसी तरह खुद को संभाल लेता है। वही व्यापारी उसके पास भी आता है और पानी के बदले बंदूक मांगता है। कर्व सामने खड़े अपने दुश्मन को देख चुका था। बिना ज्यादा सोचे वह सौदा मान लेता है। बंदूक में सिर्फ एक ही गोली थी। वह व्यापारी जानबूझकर दोनों को एक दूसरे के सामने खड़ा कर रहा था। आखिरकार दोनों आमने सामने आ जाते हैं। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। जिड अपनी खाली बंदूक फेंक देता है और कर्व की बंदूक उठा लेता है, लेकिन कर्व के चेहरे पर मौत का डर नहीं होता। वह जिड से कहता है कि उसे मार दो, उसके लिए यही मुक्ति है। लेकिन जिड समझ चुका था कि बदला किसी को सुकून नहीं देता, सिर्फ दर्द को और लंबा करता है। दोनों यह मान लेते हैं कि इस सब का असली दोषी कोई इंसान नहीं, बल्कि वह बेरहम जंग थी। कर्व अपने दिल का बोझ उतार देता है। जिड अपने गुनाहों के साथ जीने का फैसला करता है। हजारों किलोमीटर तक चली यह खून खराबे की दौड़ आखिरकार एक अजीब सी शांति पर खत्म होती है। यहाँ कहानी खत्म हो जाती है।